नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए फिर एक एचसीएस के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के अंदर हम जितनी भी करंट अफेयर के अंदर जो लोकेशंस न्यूज में चल रही हैं, उन सभी लोकेशंस को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी की सभी लोकेशंस तो एक वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो एक और वीडियो इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। इस वीडियो में हम कुछ 30-35 जो लोकेशंस बहुत ज्यादा करंट के अंदर चल रही हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो करंट के अंदर चल रही हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। उन लोकेशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वो भी हम कवर करेंगे, और उनके अराउंड जो इंफॉर्मेशन, जो उनके पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है, वो भी हम इसके अंदर ही कवर करने वाले हैं। काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। एचपीएससी एवं यूपीएससी दोनों ही एग्जाम के अंदर ये आपको काफी हेल्प करेगी, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के या वर्ल्ड मैप के या लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो एचपीएससी ने पिछले साल प्रीलिम्स के अंदर पूछे थे, उन्हीं के रिगार्डिंग उनको ही कवर करने के लिए ये वीडियो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं हमारी पहली लोकेशन के साथ। पहली लोकेशन हमारी रहेगी इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन। देखिए जी, अभी कुछ डिफेंस सोर्सेज के अकॉर्डिंग, हमारी जो डिफेंस आर्मी है उसके अकॉर्डिंग, जो चाइना है उसने इंडिया भूटान और चाइना की बाउंड्री के पास, इंडिया भूटान और चाइना की बाउंड्री के पास एक रोप वे बिल्ड किया है। यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया है जिसका इस्तेमाल करके उनके सैनिक जो है वो चाइनीज इलाके से ट्राई जंक्शन बॉर्डर, जहां पर भारत भूटान एवं चाइना की बॉर्डर्स जहां पर मिलती हैं, उसके पास वो आसानी से पहुंच सकते हैं रोपवे का इस्तेमाल करके। तो ये इलाका जो इंडिया भूटान और चाइना के बीच में पड़ता है, ये वैसे ही डिस्प्यूटेड इलाका है। यहाँ पर लगातार चाइना इंडिया के बीच में स्कर्मिशेस क्लैशेस जो है वो होती रही हैं पिछले कई सालों के दौरान। अब ये दोबारा न्यूज में आ चुका है। ठीक है, ट्राई जंक्शन ऐसा इलाका होता है जहां पर तीन राज्यों की या तीन इंटरनेशनल कंट्रीज की सीमाएं आपस में मिलती हैं। यहीं पर एक रीजन है जो कि काफी डिस्प्यूटेड रीजन है, जो कि काफी ज्यादा करंट में भी रहा, जिसका नाम है डोकलाम रीजन। डोकलाम जो रीजन है, यह चाइना क्लेम करता है कि यह उसके इलाके में आता है, भूटान क्लेम करता है कि यह उसके इलाके में आता है। भारत डोकलाम के इलाके को अपने इलाके में क्लेम नहीं करता है। भारत का यह कहना है कि डोकलाम भूटान का पार्ट है, इसलिए चाइना को यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बहुत नजदीक यह इलाका पड़ता है। अगर चाइनीज प्रेजेंस भूटान के इस इलाके के अंदर बढ़ती जाएगी, तो यह भारतीय सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए भारत सरकार एवं भारतीय सेना लगातार इसका विरोध कर रही है। तो सबसे पहला इलाका जो न्यूज में चल रहा है वो है ये ट्राई जंक्शन एरिया, डोकलाम का इलाका, जहां पर जिसके कुछ दूरी पर चाइना ने अभी हाल फिलहाल में एक रोप वे कंस्ट्रक्ट किया है। इसके साथ साथ ही हम डोकलाम के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो देखिए, डोकलाम डिस्प्यूटेड इलाका है चाइना एंड भूटान के बीच में, जैसे अभी हमने बात करी। इसके अलावा और भी दो इलाके हैं जो चाइना एवं भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है। एक का नाम है जकरलंग और दूसरे का नाम है पसमलंग। जकरलंग एंड पसमलंग, ये दो इलाके और हैं जो चाइना एवं भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो दोस्तों, ये दो नाम भी आप याद रखेंगे। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि ये दो इलाके जो लगातार न्यूज में चल रहे थे, ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये चाइना एवं भूटान की बॉर्डर के पास में पड़ते हैं। इसके साथ साथ डोकलाम क्या है? डोकलाम एक प्लेट्यू रीजन है, यानी कि पठार का इलाका है। ठीक है जी, जो कि भूटान चाइना की बॉर्डर पर सिचुएटेड है। डोकलाम के नॉर्थ में, डोकलाम के उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तर में उसके चाइना का तिब्बत प्रोविंस पड़ता है, और उसके साथ साथ चुम्बी वैली इसके नॉर्थ में पड़ती है। भूटान की हा वैली इसके ईस्ट में पड़ती है, और इंडिया का सिक्किम स्टेट इसके वेस्ट में पड़ता है। तो दोस्तों, एक बार मैप पे हम इसको देख लें। भूटान की हा वैली, उत्तर में इसके चुम्बी वैली, और इसके पश्चिम में भारत का सिक्किम स्टेट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ईस्ट में हा वैली, उत्तर में चुम्बी चुम्बी वैली, और पश्चिम में इसके सिक्किम स्टेट भारत का पड़ता है। और इन तीनों इलाकों के बीच में सिचुएटेड जो जगह है, इसको हम डोकलाम कहते हैं, जो कि इंडिया और चाइना एवं भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है जी। इसके साथ साथ इंडिया चाइना बॉर्डर की भी अगर हम बात कर लें,
क्योंकि अगर चाइना और भूटान का या डोकलाम अगर करंट में आया है तो ऑब्वियसली इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, इनकी जो बाउंड्री है, यह भी करंट में है, क्योंकि लगातार यहाँ पर भी डिस्प्यूट चलता रहता है। भारत और चाइना की जो बाउंड्री है, भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, ये इंटरनेशनली कह लीजिए डिस्प्यूटेड इलाका है। भारत अपनी बाउंड्री को क्लेम करने की कोशिश करता रहता है, परंतु चाइना और पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर लगातार स्कर्मिशेस क्रिएट करते रहते हैं। एक बार हम मोटा मोटी तौर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान की और इंडिया और चाइना की जो भी बाउंड्री इलाके हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है उसको हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर में लग रही चाइना और पाकिस्तान की इंडिया के साथ लग रही बाउंड्री को। तो दोस्तों, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से जो बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू होती है, इस इलाके से, जम्मू के इलाके से जो बाउंड्री शुरू होती है, इस बाउंड्री को हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। वह बाउंड्री जो जम्मू से शुरू हो रही है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या कह लीजिए इंडियन कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में जो सीमा है, उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। यह जम्मू से शुरू होती है और सियाचिन ग्लेशियर के पास एक इलाका है जिसका नाम है NJ9842। NJ9842 तक भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारतीय कश्मीर से अलग करती है। यह हिस्सा तो भारत का ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी, परंतु पाकिस्तान ने इसको इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है। इन दोनों को जो विभाजित करती है उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक बाउंड्री और है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पॉइंट NJ9842 तक से शुरू होती है। यह पॉइंट NJ9842 यहां से उत्तर की तरफ, पॉइंट NJ9842 से उत्तर की तरफ कुछ 100-125 किलोमीटर की एक बाउंड्री है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसको हम AGPL के नाम से जानते हैं, जिसको हम AGPL के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वह गुजरात स्टेट से लेकर जम्मू स्टेट तक तो इंटरनेशनल बाउंड्री है। जम्मू स्टेट से शुरू होकर पॉइंट NJ9842 तक इसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। पॉइंट NJ9842 से लेकर उत्तर काराकोरम हाईवे तक सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए जो हमारी बाउंड्री है उसको हम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की डिवीजन कैसे है? जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा, अब क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अब है दो यूनियन टेरिटरी के अंदर विभाजित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो एक यूनियन टेरिटरी हमारी लद्दाख है, दूसरी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर का एक इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, एक इलाका गिलगिट एवं बल्तिस्तान कहलाता है। ये है गिलगिट एवं बल्तिस्तान, ये भी पाकिस्तान के द्वारा इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया गया है। इसके साथ बल्तिस्तान के ही उत्तर के अंदर पड़ती है शाक्सगाम वैली। यह भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का ही पार्ट हुआ करता था, परंतु पाकिस्तान ने जब इस इलाके को इलीगल तरीके से अपने कब्जे में ले लिया तो 1963 के अंदर शाक्सगाम वैली को पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट में दे दिया गया। तो अभी फिलहाल शाक्सगाम वैली की स्थिति ऐसी है कि यह चाइना के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट किया है, परंतु यह भारत के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा है और भारत इसको क्लेम करता है और भारत का कहना है कि ये मेरी ही जमीन का हिस्सा है, मेरी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ये आता है और हम इसको लेने के लिए काफी तत्पर है। इसके साथ ही लद्दाख के अंदर जो इलाका है वो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। लद्दाख के इलाके के अंदर चाइना ने 1962 की जंग के बाद से यह पूरा अक्सई चीन का इलाका जो था इसे अपने कब्जे में ले लिया था। यह फिलहाल चाइना के कंट्रोल में ही है। यह बाउंड्री जो लद्दाख और अक्सई चीन को अलग करती है, इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो कि डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। भारत का कहना है कि ये बाउंड्री सही नहीं है, ये पूरा इलाका अक्सई चीन का भारत का है और चाइना ने इसको इलीगल तरीके से अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है। तो फिलहाल क्या पोजीशन है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत के लद्दाख को अक्सई चीन से विभाजित करती है और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये काफी डिस्प्यूटेड है। लगातार यहाँ पर स्कर्मिशेस होती रहती हैं। यहाँ पर पेंगोंग सो लेक का इलाका है।
यहाँ पर गलवान वैली मौजूद है, यहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, ये सभी डिस्प्यूटेड इलाके हैं। आगे अगली एक दो स्लाइड के अंदर हम वो सभी इलाके जो लद्दाख के रीजन के अंदर पड़ते हैं, जो अक्साई चीन और लद्दाख की सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में पड़ते हैं, जहां पर चाइना और भारत के बीच में लगातार झड़प होती रहती है, उन सभी इलाकों को भी हम डिटेल में अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो मोटा मोटी तौर पर हमने समझ लिया कि किस प्रकार से बाउंड्री है भारत में पाकिस्तान के साथ एवं इधर चाइना के साथ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर। अब एक बड़े तौर के ऊपर हम भारत और चाइना की जो बाउंड्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत और चाइना की जो बाउंड्री है ये 3 सेक्टरों में विभाजित है। एक इसका पूर्वी सेक्टर है, एक इसका मध्य सेक्टर है और एक इसका पश्चिमी सेक्टर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला वेस्टर्न सेक्टर जो है भारत और चाइना की बाउंड्री का, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ लगता है। यह लगभग 2150 किलोमीटर लंबा सेक्टर है। यह भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी और उसके साथ चाइना के जिंग जियांग प्रोविंस को आपस में सेपरेट करता है। भारत का लद्दाख और चाइना का जिंग जियांग प्रोविंस, यह काफी डिस्प्यूटेड है और यहीं पर मौजूद है अक्साई चीन का इलाका, जिसे चाइना ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करके अपने कब्जे में रखा हुआ है। 1962 की जंग के बाद से ही ये चाइना के कंट्रोल के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो ये है वेस्टर्न सेक्टर। दूसरा सेक्टर जो है यह हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है और उत्तराखंड तक खत्म हो जाता है। इस सेक्टर को हम मिडिल सेक्टर के नाम से जानते हैं। यह 625 किलोमीटर लंबा सेक्टर है। ये सबसे कम डिस्प्यूटेड सेक्टर है। यहाँ पर चाइना और भारत की जो सीमा है उसके बीच में कुछ ज्यादा विवाद नहीं है। दोनों ने ही इंटरनेशनल बाउंड्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। जो विवाद है वो वेस्टर्न सेक्टर को लेकर एवं ईस्टर्न सेक्टर को लेकर है। ईस्टर्न सेक्टर जो है वो भारत और चाइना की बॉर्डर का, वह सिक्किम से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये भूटान से होता हुआ ये अरुणाचल प्रदेश हमारे स्टेट तक आ जाता है। यह सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड सेक्टर्स में से एक है, जिसमें इस बाउंड्री को भी हम LAC के नाम से भी जानते हैं और उसके साथ साथ इस बाउंड्री को हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करने वाली लाइन को हम मैकमोहन लाइन या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चाइना का कहना है कि ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है यह चाइना का पार्ट है, यह तिब्बत का पार्ट है और चाइना इस पूरे इलाके को क्लेम करता है। परंतु भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का एक अभिन्न हिस्सा है और हम इसको चाइना को देने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। तो एक पश्चिमी सेक्टर, एक मध्य सेक्टर, एक पूर्वी सेक्टर। डिस्प्यूट पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन को लेकर है एवं पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। मध्य सेक्टर के अंदर कोई भी ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट भारत और चाइना के बीच में नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मौजूद इस बाउंड्री लाइन को, जो फिलहाल ये बाउंड्री लाइन है जो भारत के अरुणाचल को तिब्बत से विभाजित करती है, इसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अगली लोकेशन के ऊपर। अगली लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे। ठीक है दोस्तों, सेंटर ने अभी फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास यानी कि मैकमोहन लाइन के पास एक 1500 किलोमीटर लंबा हाईवे जो है वो पास किया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डेवलप करेगी। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पैरेलली रन करेगा और ये दुनिया की सबसे टफ, सबसे ज्यादा मुश्किल सड़कों में से एक होगा, क्योंकि ये बहुत ही बीहड़ और बहुत ही ऊंचे हिमालयास के बीच में से सड़कें बनाई जाएंगी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग, अपर सुबनसिरी, तूतिंग, मेचुंका, अपर सियांग, देबांग वैली, देसली, ऐसे बहुत सारे इलाके जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर लगते हैं, उन इलाकों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का यह काम करेगा। यह बहुत ही प्रमुख हाईवे होने वाला है। इसको ट्रांस अरुणाचल हाईवे के नाम से जाना जाएगा, जो मैकमोहन लाइन के पैरेलली या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलली सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, जो सेना को जल्दी से जल्दी बॉर्डर इलाके तक पहुंचाने में भी मदद करेगा एवं इन पिछड़े इलाकों को तरक्की करवाने का भी वह काम करेगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे तरक्की बढ़ेगी। यह इलाका भी भारत के मूल इलाके के तहत बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। समय लगेगा, एकदम से नहीं होगा, कई सालों का इसको समय लग जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर न्यूज में चल रहा है तवांग का ही रीजन, जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। जो इंडिया और चाइना की जो ट्रूप्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश के
तवांग इलाके में कई बार आपस में भिड़ चुकी हैं, कई बार इनके बीच में मुठभेड़ जो है वो हो चुकी है। तवांग इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है ये अरुणाचल प्रदेश का। एवं तलांग इलाका जो तवांग इलाका है, यह सेला पास से कनेक्टेड है। सेला पास इज ऑल्सो इन न्यूज, यह भी करंट में चल रहा है। जो तवांग का इलाका है, इसके इसके उत्तर में पड़ता है तिब्बत, इसके ईस्ट में पड़ता है सेला पास। यह तवांग, तवांग के ईस्ट में पड़ता है सेला पास और उत्तर में इसके पड़ता है तिब्बत का इलाका। सेला पास से ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है तवांग के इलाके को। और तवांग जो है यह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वह है लासा। लासा तिब्बत के अंदर सिचुएटेड है एवं तवांग जो है वह अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो तवांग मोनेस्ट्री का इलाका है, ये लगातार चाइना, क्योंकि पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो चाइना अपने मैप जब इशू करता है तब तवांग के इलाके को, सेला पास के इलाके को, इन सभी पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश के इलाके को वह चाइना के मैप के अंदर लगातार दिखाता रहता है। और इनका नाम भी वो चाइनीज नाम ही देता है। तवांग के नाम से चाइना जो है वो इस इलाके को नहीं बुलाता है, या अरुणाचल प्रदेश के नाम से चाइना इन इलाकों को नहीं बुलाता है। वो अपना ही नोमेनक्लेचर, अपना ही नामकरण इसमें इस्तेमाल करता है। ठीक है दोस्तों, एवं अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए भारतीयों को भी, भारतीय नागरिकों को भी इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि डिस्प्यूटेड इलाका है, बहुत ही इको सेंसिटिव इलाका है। हम यहाँ पर किसी भी बाहरी लोगों को, भारत के लोगों को भी अंदर जाने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, जिस परमिशन को हम इनर लाइन परमिट के नाम से जानते हैं, ताकि इस इलाके की, इन इलाकों की इको सेंसिटिविटी को, यहाँ के कह लीजिए इकोलॉजी को कंजर्व करके रखा जा सके। और किसी भी विदेशी नागरिक को यहाँ पर जाने की परमिशन बहुत ही मुश्किल से ही केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासिस भारत के अंदर मौजूद हैं। इन इंपॉर्टेंट पासिस को हम किसी और वीडियो के अंदर तसल्ली से किसी दिन कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट पासिस है, जैसे कि सेला पास, बोमडिला पास, बनिहाल पास, लिपुलेक पास, इन सभी पासिस के ऊपर भी अगर चाहते हैं कि हम एक इंपॉर्टेंट बड़ी डिटेल वीडियो लेकर आए, तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगली चीज जो न्यूज में चल रही है वो है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एट दी गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 अक्साई चीन के अंदर सिचुएटेड है और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पास यह इलाका सिचुएटेड है। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर यह इलाका पड़ता है और बिल्कुल ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के यह पास है। यहाँ पर भारतीय सेना एवं चाइनीज सेना की कई बार पहले मुठभेड़ हुई थी। अब पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर चाइनीज और भारतीय सेना ने आपस में बैठकर बातचीत करके यह फैसला ले लिया है कि हम इस इलाके के अंदर आने वाले कुछ समय तक किसी भी प्रकार की एंगेजमेंट नहीं करेंगे, आपस में झड़प नहीं करेंगे। तभी यह इलाका न्यूज में आया है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से बहुत सारे इलाके हैं। अक्साई चीन के एरिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो चाइना और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड है, जैसे कि दौलत बेग ओल्डी, जैसे कि देपसांग प्लेन्स, जैसे कि गलवान वैली, जैसे कि पेंगोंग सो लेक। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर मौजूद है हॉट स्प्रिंग का इलाका। अगर हम इसे उत्तर से दक्षिण एवं दक्षिण से उत्तर की याद कर लें, तो एचपीएससी ने पिछले साल ऐसे सवाल पूछे थे। तो सबसे उत्तर में है काराकोरम पास, उसके बाद पड़ता है दौलत बेग ओल्डी, फिर पड़ता है देपसांग प्लेन, फिर पड़ता है गलवान वैली, फिर पड़ता है पेंगोंग सो लेक, और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है हमारा हॉट स्प्रिंग्स का इलाका, जो चाइना और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में यह डिस्प्यूटेड है। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो जो यह इलाके हैं, यह आपकी एटलस के अंदर भी दिए गए होंगे, नहीं तो आप यहीं से ही इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी इलाकों को उत्तर से दक्षिण की तरफ याद कर लेना। पिछली बार एचपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे थे जिसमें वह इलाकों को उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम लगाने के लिए कह रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, ये कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सभी के सभी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं चाइना के बीच में, ये पूरी लिस्ट आपके लिए बनी हुई है। पेंगोंगसो लेक, गलवान वैली, गलवान वैली काफी प्रमुख है क्योंकि यहाँ पर श्योक और गलवान रिवर जो है वो आपस में मिलती हैं। श्योक रिवर एवं गलवान रिवर गलवान वैली में ही एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। इसके साथ दौलत बेग ओल्डी इलाका, हॉट स्प्रिंग गोगरा एरिया, डेमचोक का इलाका, चुशूल का इलाका, समर का इलाका, त्रिग हाइट, चुमार हाइट, दुमचेले,
बहुत सारे इलाके हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन इलाकों को भी आप एक बार मोटा मोटी तरीके से याद कर लीजिएगा कि ये सभी वो इलाके हैं जो अक्साई चीन के एरिया में मौजूद हैं, जो भारत और चाइना की सीमा के अंदर डिस्प्यूटेड है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। खम्बक्ती घाट प्रोजेक्ट, खम्बक्ती घाट प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट जो है यह महाराष्ट्र के अंदर डेवलप किया गया है। यह पुणे को सतारा से कनेक्ट करने का काम करेगा। पुणे और सतारा के बीच में कनेक्टिविटी के लिए खंबा घाट की प्रोजेक्ट, ये खम्बक्ती घाट प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। 2 टनल इसके अंदर डेवलप की जाएंगी और हर टनल के अंदर 3 लेन की सड़क बनाई जाएगी। काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यह हो जाएगा, जिससे इन सभी इलाकों की कनेक्टिविटी जो है वो आपस में बढ़ेगी। लोग जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान, पुणे से सतारा पहुंच पाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो यहाँ पर तरक्की और ज्यादा हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये खम्बक्ती घाट पुणे सतारा हाईवे नेशनल हाईवे 4 के ऊपर सिचुएटेड रहेगा। इसके अलावा और भी कई सारे पासेस जो है वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर मौजूद हैं, जो अलग अलग शहरों के बीच में कनेक्टिविटी का काम करते हैं। जैसे कि थाल घाट, थाल घाट जो है वो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, एवं भोर घाट मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। शेनकोटी पास तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है, एंड पाल घाट पास पलक्काड़ को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट पासिस और मौजूद है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, थाल घाट, भोर घाट, शेनकोटा पास एवं पाल घाट पास। थाल घाट मुंबई को नासिक से, भोर घाट मुंबई को पुणे से, शेनकोटा पास तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, एवं पाल घाट पास पलक्काड़ को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये सिचुएटेड है। यहाँ पर हमने हाईवेज का निर्माण किया हुआ है इन प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने के लिए। आप चाहें तो इनको मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे उत्तर में आपका रहेगा थाल घाट, फिर रहेगा भोर घाट, फिर रहेगा शेमकोटा पास, और सबसे दक्षिण में रहेगा आपका पाल घाट पास। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। द सेला टनल, ये सेला टनल अभी हमने पिछले मैप के अंदर इस सेला इलाके को देखा था। ये रहा सेला पास। इस सेला पास को कनेक्ट करने के लिए, तवांग एवं ईस्ट के मांग जिले को कनेक्ट करने के लिए भारतीय सरकार जो है वो सेला पास के अंदर से एक टनल का निर्माण करने जा रही है। यह टनल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी लद्दाख के इस नेशनल फ्रंटियर हाईवे के अंदर, और टोटल लेंथ इस टनल की होगी लगभग लगभग 12 किलोमीटर, जो 13,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर बनाई जा रही है, जो अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करेगी। यह वेस्ट कामेंग जिले के अंदर स्थित रहेगी अरुणाचल प्रदेश के, और ये आगे तवांग इलाके को कनेक्ट करेगी वेस्ट कामेंग जिले से। ठीक है दोस्तों, तो सेला टनल कहां पर मौजूद है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। कामेंग जिले को तवांग जिले से कनेक्ट करने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दीपोर बिल, दीपोर बिल दो, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, यानी कि हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो दीपोर बिल के अंदर, क्योंकि दीपोर बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। दीपोर बिल जो है वो रामसर साइट का इलाका भी है। दीपोर बिल पर रेलवे के कारण, रेलवे ट्रैक के कारण कई सारे हाथियों की जान पिछले कुछ सालों के अंदर चली गई ट्रेन के एक्सीडेंट के चलते। अब रेलवे ने यह फैसला किया है कि इस दीपोर बील पर एक ब्रिज बनाया जाएगा, और इस ब्रिज के थ्रू वहां पर रेलवे ट्रैक बिछाकर जो हाथी है, जो एलिफेंट कॉरिडोर है, उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। तो हम एक बार दीपोर बील के बारे में जान ले। यह एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है दोस्तों, गुवाहाटी यानी कि आसाम के अंदर ये स्थित है। ये रामसर कन्वेंशन के अंदर मेंशन है, और इसके साथ साथ दीपोर बील जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्रा नदी की वैली का वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स है। एक बहुत बड़ा कह लीजिए तालाब है ये, और ये हर तरफ से बड़े बड़े स्टीप माउंटेन से घिरा हुआ है, एवं कई सारी नदियां जो है वो इसके अंदर पानी पहुंचाती हैं। 2 प्रमुख नदियां जो दीपोर बील के अंदर पानी पहुंचा रही हैं, पहली नदी है कलमानी और दूसरी नदी है बसिष्ठा रिवर। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर कई सारे और नेशनल पार्क भी मौजूद हैं, जैसे कि दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, यह अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग पटकई नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दीपोर बील, मानस नेशनल पार्क, रेमोना नेशनल पार्क, ये कई सारे नेशनल पार्क जो है यह नॉर्थ ईस्ट के अंदर मौजूद है। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर मौजूद इन सभी नेशनल पार्क को स्टेट के साथ याद करने का काम करेंगे, जैसे कि, और ये कई सारी नदियां भी हैं, जैसे कि ओरैंग जो है एक नदी है जो ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिलती है।
ठीक है। दिहांग एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। तो ये सारा इलाका काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, खास तौर पर मणिपुर का इलाका। तो मणिपुर के इलाके के ऊपर भी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर, कुछ वीडियो, अगली वीडियो के अंदर इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इलाके होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी को डिटेल में समझना हमारे लिए इस बार जरूरी होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफी ज्यादा करंट में इस बार रहा है। हो सकता है कि एचपीएससी इस बार इसके ऊपर सवाल फॉर्म करे। इसके अलावा दीपोर बिल जैसे लेक करंट में है, तो हम भारत के और कुछ प्रमुख लेक और लगून्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा लेक जो है वो भारत का, एरिया वाइज सबसे बड़ा लेक जो है वो भारत का, वो है वेम्बनाड लेक, जो कि केरल के अंदर स्थित है, जहां पर नेहरू बोट रेस होती है, जिसके ऊपर एचपीएससी ने पिछले साल सवाल पूछा था कि नेहरू बोट रेस कौन से लेक में होती है। यह वेम्बनाड लेक के अंदर होती है, जो कि केरल के अंदर स्थित है। इसके बाद चिलिका लेक के ऊपर भी एचपीएससी ने सवाल पूछा था। यह भारत का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी कि ना तो इसका पानी मीठा है, ना ही इसका पानी एकदम नमकीन है, सोल्टी है, दोनों के बीच का इसका पानी है, इसके लिए हम इसको ब्रैकिश वाटर लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर शिव सागर लेक यह महाराष्ट्र में स्थित है, पेंगोंगसो लेक लद्दाख में स्थित है, इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में स्थित है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके ऊपर भी एचपीएससी ने पिछले 2019 के अंदर सवाल पूछा था कि ये कौन से इलाके के अंदर स्थित है। पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश के इलाके के अंदर स्थित है। फिर सरदार सरोवर लेक, यह गुजरात में है। नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध हमने बनाया है, उस बांध के कारण इस लेक का निर्माण हुआ है। लोकटक लेक में 2016 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, यह मणिपुर के अंदर स्थित है। नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना में स्थित है। वूलर लेक भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, यह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे भारत के कुछ प्रमुख लेक्स एंड लगून्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर हमारी। इसके अंदर भी आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन सा लेक कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट के अंदर मौजूद है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बाद में आपको मेमोराइज करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे अब कौन कौन सी वाटर बॉडीज जो है वो करंट में चल रही हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सतलुज रिवर जो है वो करंट में है, क्योंकि यहाँ पर हल्की फुल्की जो बाढ़ की स्थिति जो थी वो सतलुज नदी के अंदर बनी थी। तो सतलुज नदी को हम देखते हैं, यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सतलुज नदी जो है वो राकशताल लेक तिब्बत के अंदर से ओरिजिनेट होती है। यह लेक मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास मौजूद है। वही मानसरोवर लेक जहाँ से इंदस नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, और इसी मानसरोवर लेक के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो उसके पास ही मौजूद है राकशताल लेक तिब्बत के अंदर, जहाँ से सतलुज नदी जो है वो प्रवाहित हो रही है। और बिल्कुल ही माउंट कैलाश के बिल्कुल नजदीक ही ये लेक मौजूद है, जहां पर माना जाता है कि शिव जी का प्रवास है। यह हिमालय से होती हुई इंडो चाइना बॉर्डर को पार करती है और भारत में ये एंटर करती है। दोस्तों याद रखिएगा, शिप किला पास के थ्रू हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये भारत के अंदर एंटर कर जाती है, शिप किला पास से। ठीक है, और उसके बाद यह पंजाब प्लेन्स के अंदर जाती है, और पंजाब प्लेन से होती हुई है पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, और जाकर इंदस नदी को यह ज्वाइन कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इंदस नदी की इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इंदस नदी को हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, संस्कृत में इसको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, ग्रीक भाषा में इसको सिंथोस नदी, लैटिन भाषा में इसको सिंडस नदी के नाम से जाना जाता है। इंदस नदी जो है वह कैलाश रेंज के ग्लेशियर मानसरोवर लेक से यह निकलती है। टोटल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर है। भारत के अंदर सिर्फ 710 किलोमीटर के लिए ही यह प्रवाहित होती है, और उसके बाद यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, एवं अरब सागर के अंदर यह अपना डेल्टा बनाती है। दूसरी प्रमुख नदी जो इंदस नदी की ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है झेलम, जो कि वेरीनाग से उद्गम होता है। इसका 720 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। यह भी जम्मू कश्मीर से होती हुई आखिरकार पाकिस्तान में चली जाती है और इंदस नदी को ज्वाइन कर लेती है। फिर चेनाब नदी, यह बारालाचाला पास से निकलती है। यह हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर से निकलती है, और 1180 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और यह भी पाकिस्तान में जाकर इंदस नदी को ज्वाइन कर लेती है। फिर रावी एंड ब्यास, ये दोनों नदियां एक दूसरे के बिल्कुल पास से ही निकलती हैं। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के पास से इनका उद्गम होता है। ब्यास नदी इकलौती ऐसी इंदस की ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही प्रवाहित होती है, और भारत के अंदर ही ये ब्यास नदी जो है ये सतलुज नदी को ज्वाइन कर लेती है हरिके नाम की जगह पर पंजाब के अंदर, और वहां से सतलुज नदी ब्यास नदी के पानी को अपने साथ लेते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान के अंदर यह इंदस नदी के अंदर विलीन हो जाती है। तो इंदस
इंडस की 5 प्रमुख ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं तो दोस्तों मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो इसके लिए फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट, ये सारी इंडस नदी और इंडस की ट्रिब्यूटरी से रिगार्डिंग आपका एक मैप है, ठीक है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बाद में रिवाइज करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे प्रमुख नदी यहां से ये चल रही है, चाइना से आती हुई आपकी इंडस नदी, और आखिरकार यह चली जाती है कराची के पास से अरेबियन सी के अंदर, और बाकी सभी नदियां जो है इंडस की, इसको पाकिस्तान के अंदर ही आकर ज्वाइन करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चित्तू लुई रिवर, चिते लुई रिवर, यह मिजोरम के अंदर स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है ये। मिजोरम की कैपिटल एजावल, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए चिते लुई रिवर जो है वो बहुत ही ज्यादा, कह लीजिए कि मान्यता बहुत ज्यादा है उस नदी की। उस नदी के किनारे के ऊपर जो मिजोरम के लोग हैं वो अपने कई कल्चरल एवं फेस्टिवल जो त्योहार है उनको सेलिब्रेट करते हैं। परंतु आज हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, चितेलुई रिवर के अंदर डंपिंग ग्राउंड क्रिएट हो गया है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी जो है वो फैल चुकी है, जिसके चलते ये रिवर जो है वो अपनी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वह खोती जा रही है, और लोगों की यह डिमांड है कि चित्ते लुई रिवर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी सुंदरता को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते चित्ते लुई रिवर जो है वो करंट में है, एक छोटी सी ही रिवर है, ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है। ठीक है, यह तुरियल नदी को ज्वाइन कर लेती है और उसके बाद यह खत्म हो जाती है। चित्ते लुई रिवर दोस्तों याद रखेंगे हम, एजावल में या फिर मिजोरम के अंदर यह रिवर स्थित है। आगे नेक्स्ट जो करंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चल रही है वो है ब्लैक सी। ठीक है दोस्तों, ब्लैक सी जो इलाका है यह यूरोप और एशिया को सेपरेट करने का काम करता है। ब्लैक सी बहुत ही प्रमुख रीजन है जो रशिया के लिए, रशिया की जो ट्रेड है मेडिटेरेनियन सी से, उसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम जो है वो ब्लैक सी ही करता है। अभी जैसे हम सब जानते हैं कि रशिया एवं यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते ब्लैक सी को पूरी तरीके से रशिया अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक सी यूक्रेन की ट्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, रशिया की ट्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी हाल फिलहाल में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था यूक्रेन एवं रशिया के बीच में, जिस एग्रीमेंट के तहत जो ग्रेन का व्यापार है, जो गेहूं का व्यापार है, उसको जारी रखने के लिए रशिया एवं यूक्रेन ने आपस के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन एवं रशिया यहाँ पर मौजूद है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जिनको हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है उसको चरनोजम के नाम से जाना जाता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ इलाका है ये। और यहाँ पर इसको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा के अंदर यहाँ पर गेहूं उगाई जाती है, और उस गेहूं को उसको निर्यात भी किया जाता है, उसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। परंतु दोनों देशों के बीच में चल रहे इस युद्ध के चलते गेहूं का जो एक्सपोर्ट था, वीट का जो एक्सपोर्ट था, वो रुक गया था। इस एक्सपोर्ट ये रुक जाने के चलते पूरी दुनिया के अंदर गेहूं की कीमतें जो थी वो बढ़ गई थी, जिसके चलते गरीब देश जो इस गेहूं को अपने देश में इंपोर्ट करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए रशिया एवं यूक्रेन ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक डील साइन की थी, जिसके चलते रशिया और यूक्रेन ने यह फैसला किया था कि वह ऐसी शिप्स जो वीट को ट्रांसपोर्ट कर रही है ब्लैक सी से, उनके ऊपर कोई भी कंट्री जो है वो अटैक नहीं करेगा, और इस ट्रेड को सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा। परंतु अभी यह खतरा पैदा हो गया है कि जो ब्लैक सी के अंदर से वीट की ट्रेड की जो डील थी वह कोलैप्स हो सकती है। कुल मिला के हमको ब्लैक सी की जियोग्राफी को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लगती है पहले तो हम ये देख लें। तो उत्तर में ब्लैक सी के यूक्रेन पड़ता है, रशिया पड़ता है, पश्चिम में जॉर्जिया की बाउंड्री लगती है, दक्षिण में टर्की की बाउंड्री लगती है, पश्चिम के अंदर रोमानिया एवं बल्गेरिया की बाउंड्री लगती है। तो यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया एवं रोमानिया, इन कंट्रीज की बाउंड्री जो है वो ब्लैक सी के साथ लगती है। इस ब्लैक सी के अंदर एक छोटा सा सी और मौजूद है जिसका नाम है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च। इसके साथ साथ ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करती है बोस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों,
ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करती है बोस्पोरस स्ट्रेट, यहाँ पर मौजूद है बोस्पोरस स्ट्रेट। ये है सी ऑफ मार्मरा, छोटा सा इलाका है, टर्की के बीच में ही मौजूद है, ये टर्की के इलाके के अंदर आता है। फिर सी ऑफ मार्मरा से एजियन सी को कनेक्ट करती है डार्डनली स्ट्रेट, यहां पर मौजूद है डार्डनली स्ट्रेट। तो कितनी हो गई, 3 स्ट्रेट हो गई कुल। एक स्ट्रेट ऑफ कर्च जो सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट कर रही है, स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस जो ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट कर रही है, स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज जो ब्लैक सी, ये सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी या फिर सी ऑफ मार्मरा को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रमुख स्टेट्स ब्लैक सी में मौजूद हैं और 1 2 3 4 5 6 इन 6 कंट्री की बाउंड्रीज ब्लैक सी को लगती है। ये कंट्रीज और ये स्टेट आप जरूर याद रखिएगा। और यहीं पर मौजूद है क्रीमियन पेनिनसुला। सबसे पहले रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर अटैक किया था जो कि यूक्रेन का इलाका था, और बाद में रशिया ने पूरे के पूरे यूक्रेन के ऊपर ही अटैक कर दिया, जो आज भी जंग जारी है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला, द पोर्जियो ब्रिज ओवर सुबनसिरी रिवर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की सीमाओं के ऊपर सड़क बनाने का काम करती है, उसने अभी यह फैसला किया है कि सुबनसिरी नदी के ऊपर द पोरिजो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, यह भी करंट में, सुबनसिरी रिवर भी करंट में, सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की एक बहुत ही मेजर ट्रिब्यूटरी है। इसको स्वर्ण या गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के तलहटी के अंदर, प्लेसर डिपॉजिट के अंदर गोल्ड मिलता है। ठीक है, ये तिब्बत प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और मिरी हिल्स यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मौजूद मिरी हिल से होती हुई है भारत के अंदर आती है, और फिर यह आखिरकार ब्रह्मपुत्र के अंदर जाकर मिल जाती है। इसी सुबनसिरी नदी के ऊपर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देपोर्जियो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिसिसिपी रिवर। यह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, और 2022 के अंदर इस नदी के अंदर रिकॉर्ड लो वाटर लेवल को, बहुत ही कम पानी को रिकॉर्ड किया गया था, जिसके चलते यह करंट में आई है। यह मिसिसिपी रिवर जो है अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो 2350 माइल का सफर तय करते हुए ये अमेरिका के उत्तर में मौजूद लेक इटास्का से निकलती है और अमेरिका के दक्षिण में मौजूद गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जाकर मिल जाती है। ठीक है, यह कई सारे प्रमुख यूएसए के स्टेट से होकर गुजरती है, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल यूरोप, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल यूएसए, बिल्कुल मध्य यूएसए से होकर यह उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, लेक इटास्का से यह निकलती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जाकर यह मिल जाती है। इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज रहेंगी मिनेसोटा रिवर, सेंट क्रोइक्स रिवर, विस्कॉन्सिन रिवर, इलिनॉइस रिवर, मिसूरी रिवर, ओहायो रिवर एंड अरकनसस रिवर। ठीक है दोस्तों, काफी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं ये इसकी। मिसूरी रिवर जो है ये यूएसए की सबसे लंबी रिवर है, परंतु ये मिसिसिपी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दुनिया की और कुछ प्रमुख नदियां, नील नदी, अमेजोन नदी, यांगसे यांग नदी। नील नदी जो है वह अफ्रीका के अंदर स्थित है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाकर यह गिरती है। अमेजोन नदी जो है वह रॉकीज माउंटेन से निकलती है और अटलांटिक ओशियन के अंदर अपना डेल्टा बनाती है। और यांगसे यांग रिवर जो है वह चाइना के अंदर मौजूद है, और वो चाइना के अंदर से फ्लो करती हुई आखिरकार जाकर चाइना सी का पार्ट बन जाती है। ये प्रमुख नदियां, यूएसए की सभी प्रमुख नदियां, ये रही मिसूरी रिवर जो कि मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है। मिसिसिपी लेक इटास्का से ओरिजिनेट होती है और उत्तर से होते हुए दक्षिण में जाकर गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर विलीन हो जाती है। इसके बाद रेड रिवर, यह भी मिसिसिपी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अरकनसास रिवर भी मिसिसिपी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है दोस्तों, ओहायो रिवर भी मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है। टेनेसी भी मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा रियो ग्रैंड रिवर, इसके अलावा कोलोराडो रिवर, इसके अलावा कोलंबिया रिवर, स्नेक रिवर, यह सब प्रमुख नदियां हैं जो कि यूएसए के अंदर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोमती रिवर, यह भारत के अंदर है, उत्तर प्रदेश की नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। जो गोमती नदी है इसको फिलहाल उत्तर प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नॉन पेरिनियल रिवर डिक्लेयर कर दिया है। हम जानते हैं कि नदियां दो तरीके की होती हैं, पेरिनियल रिवर एवं नॉन पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर जो ग्लेशियर से निकलती हैं, जिनमें सारा साल पानी रहता है। नॉन पेरिनियल रिवर जो ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं और जिनमें साल के कुछ समय पानी जो है वो खत्म हो जाता है, वह नदियां सूख जाती हैं।
गोमती नदी इकलौती ऐसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जिस जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है, जो कि नॉन पेरिनियल रिवर है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। गोमती रिवर गोमत ताल से ओरिजिनेट होती है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के अंदर ओरिजिनेट होती है और 900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गाजीपुर के पास यह गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है दोस्तों, इसको मैप पे भी देख लेते हैं। ये रही आपकी गोमती नदी। ठीक है जी, गोमती नदी लखनऊ से होते हुए गाजीपुर के पास जाकर गंगा नदी को ज्वाइन कर रही है। गोमती नदी के द्वारा जो प्लेन बनाया गया है, जो मैदानी इलाका बनाया गया है, उसे हम अवध प्लेन के नाम से जानते हैं। उसे हम अवध प्लेन के नाम से जानते हैं, जो गोमती नदी के द्वारा इलाका बनाया गया है। जो लखनऊ के आसपास का इलाका है, अवधी रीजन, जहां पर अवधी भाषा बोली जाती है, वो गोमती नदी के द्वारा क्रिएट किया गया ही प्लेन मैदान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज सिसेरी रिवर प्रोजेक्ट या सिसेरी रिवर ब्रिज। सिसेरी रिवर दिबांग नदी के ऊपर बनाया जा रहा एक पुल है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड रहेगा। हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, जो तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, और एक लंबा सफर तिब्बत से तय करते हुए जब वो भारत के अंदर आती है, तब भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जब वह आसाम में आती है, वहां पर उस नदी वहां पर दिबांग नदी को फिर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दिबांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र ही, उसके ऊपर अब सिसेरी रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुखना लेक इज ऑल्सो इन न्यूज, क्योंकि यहां पर अभी हाल फिलहाल में 49 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज को स्पॉट किया गया है। चंडीगढ़ के अंदर स्थित है सुखना लेक। ठीक है दोस्तों, और यह सुखना लेक जो है, यह मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। इस लेक को जब चंडीगढ़ बनाया गया था, तब चंडीगढ़ के साथ ही ली कॉर्बशायर ने इस सुखना लेक को डिजाइन किया था, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी के अंदर मौजूद है। और बारिश के दौरान शिवालिक की पहाड़ियों पर जो पानी एकत्रित होता है, उस पानी को स्टोर करने के लिए इस लेक को बनाया गया था। इस लेक के अंदर अभी फिलहाल 49 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज को स्पॉट किया गया है। और यह सर्वे जो है वो चंडीगढ़ बर्ड क्लब के द्वारा कंडक्ट किया गया था। डॉक्टर सलीम अली, जो कि भारत के बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर यह सर्वे जो था यह कंडक्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, और कई सारी प्रमुख जो नदियां, कई सारी प्रमुख जो स्पीशीज है बर्ड्स की, वो सुखना लेक के अंदर हर साल आती हैं, जैसे कि सांभर, पेंगोलिन, वाइल्ड बोर, रेड जंगल फाउल, कोबरा। ये कई सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो सुखना लेक के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनंगताल लेक। अनंगताल लेक दोस्तों दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली के अंदर स्थित लेक की हिस्टोरिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। 1000 साल पुराना यह लेक है, जिसे दिल्ली के मेहरौली के अंदर बनाया गया था। यह लेक 11वीं शताब्दी के तोमर किंग अनंगपाल टू के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। और 1000 साल से पुराना ये लेक हो चुका है। और अभी सरकार ने फैसला किया है कि इस लेक को रीस्टोर किया जाएगा, इसमें से गंदगी को बाहर किया जाएगा, पानी को स्वच्छ किया जाएगा, और उसके इलाके के ऊपर टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। तो अनंगताल लेक दिल्ली में स्थित है। तोमर राजा अनंगपाल टू के द्वारा इसको 1068 एडी के अंदर कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो करंट में है हमारी, नॉर्थ अंडमान एटलांटा बे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के नॉर्थ अंडमान आइलैंड के पास मौजूद अटलांटा बे के ऊपर एक बल्क कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब डेवलप करने का एक प्लान तैयार किया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार गैलाथिया बे प्रोजेक्ट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के साउथ में स्थित है, वहां पर भी एक बल्क कार्गो ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो सरकार बना रही है। ठीक है दोस्तों, तो अटलांटा बे कहाँ स्थित रहेगी? अटलांटा बे आपकी स्थित रहेगी नॉर्थ अंडमान के पास, एवं गलाथिया बे आपकी स्थित रहेगी ग्रेट निकोबार के पास। नॉर्थ अंडमान के पास अटलांटा बे एवं ग्रेट निकोबार के पास गलाथिया बे। एक बार हम अंडमान निकोबार की भी जो लोकेशन जियोग्राफी है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सबसे उत्तर में हमारे मौजूद है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के बाद मौजूद है साउथ अंडमान। यह रहा नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के बाद साउथ अंडमान।
साउथ अंडमान पे ही अंडमान निकोबार की कैपिटल सिचुएटेड है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद साउथ अंडमान के बाद पड़ता है लिटिल अंडमान, और साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में मौजूद है डंकन पैसेज। ठीक है जी। डंकन पैसेज साउथ अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच में मौजूद है। उसके बाद लिटिल अंडमान एवं निकोबारीज आइलैंड, अंडमान निकोबार दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। लिटिल अंडमान एवं निकोबार आइलैंड के बीच में मौजूद है 10 डिग्री चैनल। एवं इसके बाद लिटिल ये आपके कार निकोबार आइलैंड, कार निकोबार के बाद सबसे दक्षिण के अंदर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहां स्थित है भारत का सबसे दक्षिण में स्थित पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तर में है भारत के इंदिरा कोल, सबसे दक्षिण में है भारत के इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार के ऊपर स्थित है, जो कि 2004 की सुनामी के अंदर वैसे तो बह गया था, परंतु अभी भी हम जानते हैं एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि भारत का दक्षिण में स्थित सबसे दक्षिण पार्ट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। तो डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल एंड इंदिरा पॉइंट। इसके साथ साथ बैरन आइलैंड, यह भी अंडमान निकोबार का पार्ट है। बैरन आइलैंड जो है वो भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट जो करंट में इलाका चल रहा है वो है दोस्तों गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी के अंदर भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी का आईएनएस सुमेधा नाम का एक जहाज जो था वह गश्त लगाने के लिए मौजूद था, वहां पर पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए मौजूद था। तो गल्फ ऑफ गिनी जो है वो करंट में चल रहा है। गल्फ ऑफ गिनी जो है वह अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका के अंदर स्थित है। कई सारी कंट्रीज जो है वो गल्फ ऑफ गिनी को लगती हैं, और इसकी खास बात यह है कि प्राइम मेरिडियन एवं इक्वेटर गल्फ ऑफ गिनी में ही एक दूसरे को आपस में कट करते हैं। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड एवं प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये दोनों एक दूसरे को गल्फ ऑफ गिनी के अंदर कट कर रहे हैं। गल्फ ऑफ गिनी को लिबेरिया, कोटे डिवोर, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबोन एवं अंगोला, ये सभी कंट्रीज जो है वो गल्फ ऑफ गिनी को लगती हैं। इन सभी कंट्रीज की बाउंड्री जो है वो गल्फ ऑफ गिनी को लगती है। ठीक है दोस्तों। आगे नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, यह भी करंट में है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है यह रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करती है। यह एक गैस पाइपलाइन है। रशिया में बहुत ज्यादा तेल एवं गैस का भंडार मौजूद है। रशिया उस गैस का निर्यात जर्मनी को करता है। पहले नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो है वो रशिया ने डेवलप की थी, और उसके माध्यम से रशिया के द्वारा जर्मनी को भारी मात्रा में जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई की जा रही है। परंतु डिमांड बढ़ जाने के चलते एक पाइपलाइन से डिमांड पूरी नहीं हो रही है, और अब दोनों देशों ने मिलकर नॉर्थ स्ट्रीम की 1 के पैरेलल नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन डेवलप करने का फैसला लिया था, जो कि रशिया और यूक्रेन की जंग के चलते चर्चा में आ गया, और पूरी दुनिया और पूरे यूरोप ने जर्मनी के ऊपर दबाव बनाया कि आप इस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन को रोक दीजिए, क्योंकि इस पाइपलाइन से जो पैसा रशिया कमाएगा उस पैसे का इस्तेमाल करके वह यूक्रेन और अन्य देशों के ऊपर अटैक करेगा, इसलिए यह करंट में आ गई। फिलहाल यह जो गैस पाइपलाइन है यह रशिया के वायबोर्ग इलाके से शुरू होती है, गल्फ ऑफ फिनलैंड से क्रॉस करते हुए, बाल्टिक सी से क्रॉस करते हुए यह जर्मनी के ग्रिसफाल्ड नाम के इलाके को कनेक्ट करती है। इसमें 5 देशों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ती है, जो कि है रशिया, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड एंड स्वीडन। इन 5 देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होते हुए ये गैस पाइप जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वह जाती है, जो रशिया के वाइबोर्ग से निकलकर जर्मनी के ग्रिसफोल्ड नाम के इलाके को कनेक्ट कर रही है। नेचुरल गैस सप्लाई करने का यह काम करेगी। ठीक है दोस्तों। तो बाल्टिक सी यहां पर मौजूद है, और बाल्टिक कंट्रीज लेटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, इन 3 कंट्रीज को हम बाल्टिक कंट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक सी, बाल्टिक कंट्रीज एवं गल्फ ऑफ फिनलैंड जो फिनलैंड के साउथ में या फिनलैंड एवं एस्टोनिया के बीच में स्थित है आपकी गल्फ ऑफ फिनलैंड। ओके। नेक्स्ट जो करंट में चल रहा है वो है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी भी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते करंट में आया है। एक सेमी एनक्लोज सी है, इसको हम मैप में देखते हैं एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के पश्चिम में इटली स्थित है, और पूर्व में कई सारी बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन पेनिनसुला मौजूद है, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया,
बोस्निया एंड हर्ज़गोविना, मोंटीनिग्रो, अल्बानिया, इन सभी कंट्री की जो बाउंड्री है और इटली की, ये एड्रियाटिक सी को लगती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना, मोंटीनिग्रो एंड अल्बानिया, इन सभी कंट्री की बाउंड्री एड्रियाटिक सी को लगती है। एड्रियाटिक सी जो है वह मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट है स्ट्रेट ऑफ एटरांटो के चलते। स्ट्रेट ऑफ एटरांटो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी या फिर एड्रियाटिक सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो एड्रियाटिक सी भी चर्चा में चल रहा है, इसको भी हमने देख लिया। इसके अलावा और भी कई सारे सी जो है वो यूरोप के अंदर सिचुएटेड है। ब्लैक सी पर हम चर्चा कर चुके हैं, एड्रियाटिक सी पर अभी हमने बात करी। इसके अलावा आयोनियन सी, यह ग्रीस एवं इटली के बीच में स्थित है। एजियन सी, यह ग्रीस एवं टर्की के बीच में स्थित है। टायरेनियन सी, यह इटली के वेस्ट में स्थित है। एवं इसके अलावा जो प्रमुख सी है ये यूरोप का, सी ऑफ क्रीट, यह क्रोएशिया के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रमुख सीज हैं जो कि यूरोप के अंदर स्थित हैं। एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी, आपका एजियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ क्रेट, और यहां पर स्थित है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन को आपस में अलग करती है एवं मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, यह थी आपकी लोकेशन, करंट बेस्ड लोकेशन की पहली वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एवं नेशनल लोकेशंस को डिस्कस किया। यह एचपीएससी एचसीएस 2024 एग्जाम के रिगार्डिंग काफी प्रमुख, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पिछले साल जैसे कि एचपीएससी ने 9 सवाल लोकेशन बेस्ड पूछे थे, करंट बेस्ड लोकेशंस उसके अंदर पूछी गई थी, तो हमने काफी डिटेल में कई सारी इलाकों, कई सारी करंट बेस्ड लोकेशंस को इसमें डिस्कस किया। एक और वीडियो इसके ऊपर आने वाली है जिसके अंदर हम और भी इलाके जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के अंदर चल रहे हैं उनकी लोकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही करंट अफेयर बेस्ड हम और भी वीडियोस लेकर आएं तो उसके बारे में भी आप हमको बता सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना जो रिकमेंडेशन है वो भी हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।